एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रियो को देखते हैं जो काइजाकी की रिपोर्ट्स बना रहा होता है और रियो ने लिखा होता है कि काइजाकी ने 4th अटेम्प्ट में री एग्जाम्स को क्लियर कर लिया होता है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, रियल लाइफ बड़ी मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन काइजाकी हर बार अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रियो और ओनोया दोनों रियल लाइफ लेबोरेटरी के सपोर्ट डिवीजन में काम करते थे और इन्हें सब्जेक्ट के साथ ज्यादा घुलने मिलने की इजाजत नहीं होती, लेकिन रियो ने वही गलती कर दी होती है। इसीलिए उसे ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाया गया होता है और वहां पर रियो को सुनाया जाता है कि रियो योके, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम सिर्फ एक सपोर्ट हो। हमें पता है कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझना चाहिए कि तुम इस एक्सपेरिमेंट में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तुम्हें सब्जेक्ट्स के साथ ज्यादा क्लोज नहीं होना है। उम्मीद है कि तुम आगे से ऐसी कोई गलती ना करो। उसके बाद एक दिन रियो को सब्जेक्ट 001 का कॉल आता है और वो रियो से एक एडवाइस मांग रहा होता है। पहले तो रियो उसकी मदद करने वाला था, लेकिन फिर उसे वही बातें याद आ जाती हैं और वो 001 को ये कहते हुए मना कर देता है कि कुछ चीजें तुम्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। रियल लाइफ का पर्पस ही यही है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद टैकल करना सीखो। अगर मैं हर बार तुम्हारी मदद करने लगा तो रियल लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। और वो कॉल कट करके रिपोर्ट्स लिखने लग जाता है और उसी वक्त उसे एक मेल आता है कि टेस्ट सब्जेक्ट 002 को चुन लिया गया है। उसके बाद रियो सब्जेक्ट नंबर 002 को देखने जाता है और हम सबको पता ही है कि 002 काइजाकी है। रियो उसी स्टेशन के पास वाले कन्वीनियंस स्टोर के पास जाता है जिसका जिक्र ओनोया ने भी किया होता है और काइजाकी नाइट शिफ्ट में यहीं पर काम कर रहा होता है। रियो स्टोर के अंदर जाता है और काइजाकी को देखते हुए कहता है, काइजाकी अराता 27 साल का एक सोशेबल एंड हेल्पफुल इंसान, लेकिन इसके पास कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। सब्जेक्ट नंबर 002 के लिए एक प्राइम कैंडिडेट। वो सीरियस है और थोड़ा सा उदास भी। उसके बाद वो कुछ सामान लेता है और काइजाकी को पेमेंट करने के बाद जाने लगता है, लेकिन वो अपना पर्स वहीं छोड़ देता है काइजाकी को टेस्ट करने के लिए। रियो स्टोर से बाहर आता ही है कि उसे काइजाकी आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर रियो स्माइल करता है, जैसे कि उसे पहले से पता हो कि काइजाकी उसे पर्स वापस करने के लिए आने ही वाला है। काइजाकी उसे पर्स वापस देकर चला जाता है और रियो को लग रहा होता है कि उसने पर्स ऐसी जगह रखा था जहां उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता, लेकिन काइजाकी की यही तो खासियत है कि वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करता है। आपको याद होगा कि काइजाकी ने फर्स्ट एपिसोड में ही अपने बेंचमेट्स को याद रखने के लिए उन्हें यूनिक नेम भी दिए थे और रियो काइजाकी को 001 से कंपेयर करते हुए बोल रहा होता है कि काइजाकी काफी ज्यादा डिफरेंट है और उसी वक्त ओनोया भी वहां आ जाती है। ओनोया रियो से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, और ये पता लगने पर कि रियो काइजाकी को देखने आया था, ओनोया कहने लगती है, लेकिन आप क्यों? उसका सपोर्ट तो मुझे बनना है। क्या आप उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? रियो कहता है, ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे। ओनोया कहती है, अच्छा ये बात थी, तो ठीक है। तो आपने काइजाकी के बारे में क्या सोचा? एक अच्छा इंसान लगता है ना? क्या हम उसे सीधे 3rd ईयर में भेजेंगे? रियो इन सभी क्वेश्चंस का बस एक जवाब देता है, हाँ। फिर दोनों वापस जाने लगते हैं और ओनोया सब्जेक्ट 001 के बारे में पूछती है कि एक्सपेरिमेंट उसके साथ कैसा चल रहा है। रियो कहता है, मुझे जैसा कहा गया मैं वैसा काम कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन बींग्स को कौन समझ पाया है, किसे पता आगे क्या होगा। फिर नेक्स्ट डे रियो को फिर से ऑफिस में बुलाया गया होता है और उसका बॉस उसे सुना रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे इस नए ब्रांच का पहला ही टेस्ट सब्जेक्ट था। अब मैं बाकी के ब्रांच वालों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? एक पूरा साल बीत गया और सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आए। क्या तुमने सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं किया था? अब इनका एक्सपेरिमेंट 001 के साथ फेल हो चुका होता है और इसका दोष भी रियो को ही दिया जा रहा होता है कि उसने सब्जेक्ट से कुछ ज्यादा ही दूरियां बना ली थी। अब रियो भी परेशान होता है कि वो करे तो करे क्या करे। सब्जेक्ट से ज्यादा क्लोज हो जाओ तो इन्हें प्रॉब्लम, और अगर इनकी बात मानकर थोड़ा सा दूर हो जाओ तो भी इन्हें प्रॉब्लम। अब करे तो करे क्या? लेकिन आपके ऊपर रियो जितना प्रेशर नहीं है। आपको तो बस एक ही चीज करना है, वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, वो बेल का जो आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना। ये करने से हो सकता है कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस 3 दिन पहले ही मिल जाए। ये वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया होता है, इसीलिए रियल लाइफ की तरफ से 001 को कोई भी जॉब नहीं मिलता और इसीलिए रियो 001 से माफी मांग रहा होता है। फिर रियो दुखी मन से अपने घर वापस जा रहा होता है और रास्ते में उसे ओनोया मिल जाती है। रियो अभी भी दुखी होता है और वो इस दुखी मन से बोल रहा होता है कि
मुझे क्या करना चाहिए था? पहले उन्होंने कहा कि मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हटा, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ज्यादा ही दूर हो गया। कहीं ना कहीं ओनोया रियो के हालात को समझ रही थी, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर रियो को बताती है कि काइजाकी को सब्जेक्ट नंबर 002 के लिए कंफर्म कर लिया गया है और उसके सपोर्ट के तौर पर आपको ही सेलेक्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू मी, ओनोया सिर्फ ये बताने तो नहीं आई होती, काइजाकी का सपोर्ट ओनोया को बनना था और शायद वो इसी के बारे में रियो से बात करने आई थी, लेकिन रियो की हालत को देखकर वो बात नहीं कह पाती है। इसके बाद रियो काइजाकी पर नजर रखने लगता है और एक सही वक्त का इंतजार करने लगता है उससे बात करने के लिए। उसके बाद हमें उसी बार वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें काइजाकी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था और रियो उस वक्त भी इसी बार में था और काइजाकी पर नजर रखे हुए था। फिर रियो बाहर खड़े होकर काइजाकी का इंतजार कर रहा था और ये सोच रहा था कि ओनोया पक्का मुझसे नाराज है, वो सच में काइजाकी का सपोर्ट बनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे काइजाकी का सपोर्ट चुन लिया गया होता है और मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये मेरा जॉब है और मुझे ये करना ही होगा। रियो इतना सोच ही रहा था कि उसे काइजाकी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये वही सीन होता है जब काइजाकी की मॉम ने उसे और पैसे देने से मना कर दिया होता है और वो अपनी लाइफ को कोस रहा होता है और रियो को यही सही वक्त लगता है और वो जाकर काइजाकी से बात करता है। अब इसके आगे क्या हुआ था वो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर काइजाकी नशे में था और उसके पास कोई ढंग की जॉब नहीं थी और उसकी मॉम ने पैसे देने से भी मना कर दिया था, इसीलिए वो रियो की बातों में आकर उस रियल लाइफ वाली पिल को खा लेता है। फिर अगली सुबह जब वो होश में आता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। फिर रियो उसके घर आता है और उसे सारी बातें डिटेल में समझाता है और काइजाकी बस एक अच्छे जॉब की उम्मीद में इस रियल लाइफ के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद रियो उसी रात ओनोया के घर भी जाता है और वो उसके घर स्कूल यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स लेकर गया होता है क्योंकि ओनोया भी तो किसी की सपोर्ट है तो उसे भी स्कूल जाना होगा और ओनोया दोबारा स्कूल जाने के लिए बहुत खुश होती है। फिर ओनोया काइजाकी के बारे में पूछती है और रियो बताता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, लेकिन रियो 001 के साथ एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से काफी हताश होता है, इसीलिए उसे लग रहा होता है कि काइजाकी के साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि काइजाकी भी अब कुछ ज्यादा ही परेशान रहता था और वो अपनी लाइफ से भी खुश नहीं था और उसने सोशल स्किल्स में भी अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया होता है। लेकिन इन बातों से ओनोया हताश नहीं होती और वो कहती है कि रियल लाइफ का तो पर्पस ही यही है ना, काइजाकी जैसे लोगों को वापस से उनके जीवन में लौटाना और उन्हें जीवन की वैल्यू करना सिखाना, और इसीलिए काइजाकी इस रियल लाइफ के लिए परफेक्ट है। और ओनोया की बातों से रियो भी थोड़ा सा मोटिवेट होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें एक दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ काइजाकी का कॉल आता है और वो रियो से फिर से 27 साल का होने के लिए एक मेडिसिन मांग रहा होता है। पहले तो रियो को लगता है कि काइजाकी इस रियल लाइफ को छोड़ने वाला है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि काइजाकी अपने दोस्तों को फोन करके बता सकता है कि 1 साल तक वह गायब रहेगा, लेकिन जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर तो उसे खुद जाकर जॉब छोड़ना होगा ना, और उसने जितने दिन भी काम किया था उसका पेमेंट भी लेना होगा, इसीलिए वो वापस से 27 साल का बनना चाहता था। और ये सुन रियो को थोड़ी राहत मिलती है और वो उसे मेडिसिन के लिए हाँ कह देता है। फिर रियो R&D डिपार्टमेंट में जाकर डॉक्टर एमा गेज से मेडिसिन मांगता है और उन्हें रीजन भी बताता है और डॉक्टर अग्री भी हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ काइजाकी वापस से 27 साल का हो चुका था और वो उस स्टोर में जाकर अपने स्टोर मैनेजर को समझा रहा होता है कि अब वो ये जॉब नहीं कर सकता। जॉब छोड़ने के बाद काइजाकी पार्क में बैठकर चैन की सांस लेता है और रियो को बताता है कि ये जॉब छोड़ना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो स्टोर का जो मैनेजर था वो एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने काइजाकी की काफी मदद की होती है, इसीलिए उसे वो जॉब छोड़ने से थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब उसने ऐसा कर दिया होता है, इसीलिए वो फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस पिल को उसी वक्त ले लेता है। और उसे ऐसा करते देख रियो कहता है, यू आर गंगो अबाउट दिस। क्या हुआ, गंगो का मीनिंग नहीं पता? अरे मैं हूं ना। गंगो का मतलब होता है डेडिकेटेड, ईगर, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, पैशनेट। अरे कहना क्या चाहते हो? और अगर आसान भाषा में कहूँ तो उत्साहित। और अगर मैं चाहता तो और एक्सप्लेनर्स की तरह इस वर्ड को भी हिंदी में एक्सप्लेन करके यहीं पर खत्म कर देता, लेकिन हमारा चैनल बाकी एक्सप्लेनर से थोड़ा सा अलग और यूनिक है और मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने आज से पहले गंगो इस वर्ड के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने का पर्पस यही था कि आप कुछ नया जानो और जानते रहो। नेक्स्ट टाइम से भी मैं ऐसे ही एपिसोड में आए हुए यूनिक इंग्लिश वर्ड्स को यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। रियो की बात सुनकर काइजाकी कहता है, मुझे
उत्साहित होना भी चाहिए क्योंकि मैंने अपना जॉब जो छोड़ दिया है और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर रियो उसे बताता है कि उस पिल को लेने के बाद तुम्हें थोड़ा सा नींद आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, मैं एक एडवाइस दूंगा कि आज तुम ड्राइव मत करना। इस पर काइजाकी कहता है मेरे पास ड्राइव करने के लिए गाड़ी नहीं है भाई, मैं कैसे ड्राइव करूंगा, और ये बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। एंड देन रियो कहता है कि मैंने जो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिए थे तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए था। और बस दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और रियो पुरानी बातों को याद करके काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने बात को पूरा करते हुए अपने रिपोर्ट्स में आगे लिखता है और हर बार काइजाकी अपनी समस्याओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और अपने इसी स्वभाव की वजह से काइजाकी अपने हालातों को ठीक कर रहा है। और बस इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। डोरेमोन, शिनचैन के त्रेसु, पोकेमोन, बेंटेन, टॉम एंड जेरी या फिर ऑगी, डटेन जम्स, लगटेरा, करेज द कावर्डली डॉग या फिर अपना अमेरिकन ड्रैगन, शायद टीन टाइटंस या फिर ड्रैगन बॉल, पावर रेंजर्स या फिर यूकेंडो, और भी न जाने कितने सारे शोज आपने अपने बचपन में देखे होंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन शोज को किसने बनाया, कब बनाया, या फिर ये फॉरेन कंट्री से यहाँ इंडिया में कब आ गए, एंड इनकी हिंदी डबिंग के पीछे कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात कि यार इनमें से ज्यादातर शोज इंडिया में बंद क्यों हो गए? ऐसे ही आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल एनिमेशन Vibes पर। So go to the channel now and watch all the amazing videos which brings back your childhood memories. Don't forget to subscribe.